तो पहले बात योगी सरकार की, तो यूपी कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी के चयन की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा। अब यूपीएससी को नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसके कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। तो बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है और ये कुछ नियम है जिसको लागू किया गया है। खासतौर पर डीजीपी को लेकर चयन की नियमावली को मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा। अब यूपीएससी के नामों का पैनल यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा, यानी पहले भेजा जाता था, वहां से तय होकर आता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। अब कांग्रेस पहले से ही ये प्लान में करने में लग गई है कि जब हारेंगे तो क्या कहेंगे। तो अभी से कभी डीजीपी का बहाना लेंगे, फिर चीफ सेक्रेटरी का बहाना लेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे और फिर लास्ट में कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गई। ये कांग्रेस की अकल का दिवालियापन है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का कि अब डीजीपी की जो नियुक्ति होगी वो प्रदेश में ही होगी, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या होगा पूरा प्रोसेस, नियमावली किस तरह से बनाई गई है, जरा बताइए। नीलू, देखिए, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। चूंकि मई 2022 से उत्तर प्रदेश में कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है, स्थायी डीजीपी नहीं है। डॉक्टर डीएस चौहान और आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और जो वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार हैं वो भी कार्यवाहक डीजीपी ही हैं। और हमेशा से ही चूंकि पुलिस का जो भी मुखिया होता है वो सरकार के लिए काफी अहम होता है। और अगर योगी सरकार की बात कर लें तो लॉ एंड ऑर्डर को ही शोकेस करती है योगी सरकार, लिहाजा पुलिस का प्रमुख कौन हो, पुलिस का मुखिया कौन हो, यह काफी अहम हो जाता है। सितंबर 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात कही थी कि राज्य सरकारों को अपने लिए एक पुलिस एक्ट बनाना चाहिए और उसी में यह प्रक्रिया तय की जानी चाहिए कि डीजीपी कौन और कैसे बनाया जाएगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक यूपीएससी को इसके लिए नामित किया गया था। यूपीएससी की गाइडलाइंस के तहत डीजीपी का चयन हो रहा था। यहाँ पर सीनियर अफसरों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा जाता है और यूपीएससी उसमें से 3 सीनियर मोस्ट अफसरों का पैनल राज्य सरकार को वापस भेजती है और विजिलेंस जैसे ही विजिलेंस क्लियरेंस के बाद उन 3 में से किसी एक को ही डीजीपी चुनना होता है राज्य सरकारों को। अब लेकिन योगी सरकार ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ही, यूपी सरकार ही अपने डीजीपी का चयन यूपी में ही करेगी। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस होंगे। उसमें यूपीएससी की ओर से नामित एक मेंबर होगा, जो यूपी का लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित एक मेंबर होगा। एसीएस या पीएस होम जो व्यवस्था होगी वो उसमें होंगे, मुख्य सचिव उसमें होंगे और एक रिटायर्ड डीजीपी को भी इस पैनल में, इस कमेटी में रखा जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा कि ट्रैक रिकॉर्ड किस अफसर का अच्छा है, जो पे मैट्रिक्स लेवल 16 तक आ गया हो, जो आमतौर पर डीजी स्तर के सभी अफसरों के पास होता है। और बात बताइए, जिस तरह से नियमावली में बदलाव किया गया है, अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन वहीं से होने वाला है, इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, जरूरत का तो ये है कि सितंबर 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसी एक व्यवस्था पारदर्शी बना लें, राज्य सरकार खुद ही तय करे अपने डीजीपी के, क्योंकि इससे पहले भी डीजीपी के चयन को लेकर के चर्चाएं होती रहती थी, विवाद होते रहते थे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि आप अपने डीजीपी को के चयन की व्यवस्था बना लें, लेकिन तब से अब तक
कई राज्य सरकारों ने नहीं बनाई। हालांकि बताते हैं बीते साल पंजाब ने अपने लिए एक पुलिस एक्ट बना लिया है, वो डीजीपी के चयन की उन्होंने भी अपनी एक अलग व्यवस्था कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के प्रकाश में ही अब ये जो नियमावली बनाई गई है, लेकिन तमाम सरकारें इससे हिचकती थी कि उनके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी पसंद का डीजीपी हो जिसको वो अपने इशारों पर नचा सके। और कई बार ये भी होता था कि केंद्र और राज्य में जब अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती थीं तो डीजीपी को लेकर के हमेशा इस तरह के विवाद होते थे। हालांकि यूपी में नहीं है, क्योंकि 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर इतना विवाद नहीं हो रहा था, लेकिन जहां पर सरकारें अलग होती हैं वहां पर अक्सर विवाद भी सामने आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी था, लिहाजा उसी के प्रकाश में अब ये नियमावली तैयार कर ली गई है। और तमाम मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे नाराज हो सकती, क्योंकि आगे अगर किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो उसको कम से कम प्रदेश के अंदर ही इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये आरोप लगेंगे कि नियमावली इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपनी पसंद का व्यक्ति बिठा सकें, उसको डीजीपी बना सकें। लेकिन मई 2022 और ऋषभ, कार्यकाल भी छोटा रखा गया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है या आरोप लगता है या कहा जाता है कि अपने हिसाब से आपने डीजीपी नियुक्त कर लिया है, तो कार्यकाल भी बहुत छोटा रखा गया, 2 साल का कार्यकाल रखा गया है। हाँ, ये भी एक अच्छा फैसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये बात कही थी कि कम से कम 2 साल के लिए डीजीपी का कार्यकाल होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में चूंकि मई 2022 से मुकुल गोयल को सरकार ने हटाया, जो कि यूपीएससी के चैनल के थ्रू ही भेजे गए थे, लेकिन सरकार का मत था कि उनकी परफॉर्मेंस जो सरकार चाह रही उसके मुताबिक नहीं हो पा रही, लिहाजा उनको हटा के डॉक्टर डीएस चौहान को बनाया गया था। वो करीब 8-10 महीने रहे, फिर 2 महीने के लिए राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया, फिर उसके बाद विजय कुमार 10 महीने के लिए बनाए गए। और विजय कुमार के बाद से प्रशांत कुमार भी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। और जो आप कार्यकाल देखेंगे वो 2 महीने से लेकर 10-11 महीने तक का है। तो अब कम से कम 2 साल के लिए होगा डीजीपी, और इस दौरान अगर कोई सरकार बदलती है चुनाव के जरिए या किसी और तरीके से भी, तो कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप नहीं लगाएगी, चूंकि नियमावली बन चुकी है। लिहाजा जो भी पुराना डीजीपी चल रहा होगा उसको लेकर ही आपको तो ऋषभ, अब हम ये माने कि जो नए डीजीपी होंगे, जो उनका चयन होगा, अब इसी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश को अब जब अगला डीजीपी मिलेगा तो वो इसी नियमावली, इसी प्रक्रिया के तहत मिलेगा। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त वर्तमान डीजीपी हैं, कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो रिटायर हो रहे हैं। तो हालांकि अब इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप प्रशांत कुमार को इस नई प्रक्रिया का लाभ दिया जा सकता है, चूंकि अभी उनकी नौकरी में 6 महीने से कुछ ज्यादा का समय बचा हुआ है। तो अगर अभी तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है तो शायद वो भी सरकार की पसंद हो सकते हैं, सरकार के भरोसेमंद वो अफसर हैं, और इस तरह से उनको 2 साल का एक लंबा कार्यकाल भी मिल सकता है। हालांकि वो ऑलरेडी 6-7 महीने पूरे कर चुके हैं। तो अब सबकी निगाहें, अगर मैं उत्तर प्रदेश के जो नौकरशाही है, सबकी निगाहें इसी ओर टिकी हुई हैं कि क्या प्रशांत कुमार को कंटिन्यू रखने के लिए तुरंत इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है, या उनकी नौकरी के चूंकि अगले महीने से ही मात्र 6 महीने बचेंगे, उनको ही कोई सेवा विस्तार देने के लिए, उनको 2 साल के लिए परमानेंट डीजीपी बनाने के लिए इस समय कैबिनेट ने क्या ये प्रस्ताव पास किया है, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। नीलू, चलिए ठीक है, चर्चाएं बहुत सारी है, लेकिन एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है और कहा यही जा रहा है कि जो अब चयन प्रक्रिया आगे डीजीपी की होगी वो इसी नियमावली के तहत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं अंबेडकर नगर की, जहां पर पुलिस हिरासत में जियाउद्दीन की मौत के मामले में अब सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने एसपी अंबेडकर को फिर से विवेचना कराने का आदेश दिया है। सीओ रैंक के अधिकारी से दोबारा विवेचना कराने का आदेश दिया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील की आपत्ति पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 2021 में पुलिस हिरासत में जियाउद्दीन की मौत हो गई थी। तत्कालीन स्वाट टीम प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह समेत करीब 7 पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप लगा था। सीजेएम कोर्ट के इस आदेश से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अकबरपुर कोतवाली ने मामले में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में अब फाइल की थी, जिसके बाद अब ये पूरी की पूरी चीजें जो हैं वो सामने रखने के बाद कहा गया है कि दोबारा से इस पर विवेचना कराने की जरूरत है।
और इसी पर बातचीत करने के लिए मनीष वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये पूरा मामला था, विवेचना हुई, जांच हुई, रिपोर्ट भी रख दी गई, अब दोबारा से कहा जा रहा है इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, क्या कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर? जी देखिए, आपको बता दें कि मामला 2021 का है, जब पुलिस हिरासत में जियाउद्दीन की मौत हो जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं कि पुलिस हिरासत में पुलिसों के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। जिसके काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी विवेचना चल रही थी। विवेचना के दौरान अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने विवेचना किया। अकबरपुर कोतवाली ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। जो आरोपी पुलिसकर्मी थे, 8 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, जिनको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि इस विवेचना को दोबारा विवेचना कराई जाए और सीओ रैंक के अधिकारी से इस विवेचना को कराई जाए। विवेचना में जो एडवोकेट थे विपक्षी के, उन्होंने आपत्ति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है अंबेडकर नगर एसपी को कि वो सीओ के रैंक के अधिकारी से इसकी दोबारा विवेचना कराए और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मथुरा में जिस्म फरोशी का विरोध करने पर एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला थाना हाईवे इलाके के अशोका हाइट्स का बताया जा रहा है। अमर कॉलोनी का रहने वाला विक्रम अपने चाचा भगवान सिंह के घर अशोका हाइट्स में गया हुआ था, जहां पर संजय अरोड़ा की विक्रम के चाचा और चाची से हाथापाई हो गई। बचाव करने पर पहुंचे विक्रम पर 3-4 लोगों ने हमला कर दिया, लोहे की रॉड को सर पर दे मारा और विक्रम इससे घायल हो गया। अस्पताल लेकर जाते हुए उसकी मौत हो गई। आरोप के मुताबिक संजय अरोड़ा फ्लैट में देह व्यापार कराता है। विरोध करने पर उसने झगड़ा किया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चाची को गाली गुप्ता दे रहा था, भैया को फोन छोटे भाई ने किया कि भैया ऐसे बात हो गई है। भैया वहां पहुंचे, नाम विक्रम, ठीक है। अब इनमें मोचावर हो रहा था, तो भैया ने सबको शांत कर दिया कि इनको अपने घर में भेज दिया कि जाओ तुम अपने घर जाओ। और वहाँ के कुछ साथ का बंदा है, उसने इनके आके, जैसे कि लिफ्ट के पीछे से निकला है वो, उसने बातचीत किसी से कुछ नहीं की, सीधी इनके सिर पर रॉड दी है। और बदायूं में कार में भीषण आग लग गई। कार में लगने से आग, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस आग बुझाने में जुटी और दमकल की टीम को भी इस बात की सूचना दी गई। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। बिलसी थाना क्षेत्र की यह घटना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इस कार में आग लगी। हालांकि 112 डायल 112 को कॉल किया गया, वो वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बाद में दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। बरेली में 2 नवंबर को इज्जत नगर थाना क्षेत्र में ओवर ब्रिज पर हादसे का सीसीटीवी सामने आया। इस हादसे में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। एक बाइक पर 4 और एक दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। पीछे कुत्ते गिर जाएगा थल्ले। तो ये तस्वीर आप देखिए कितनी बुरी तरीके से ये दुर्घटना हुई है। कहा जा रहा है 2 जो बाइक थे आपस में टकरा गए। एक पर 4 लोग सवार थे, एक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत इस दुर्घटना के बाद बताई जा रही है। बरेली की घटना है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तो आमने सामने की ये टक्कर हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई। करीब 2 बाइक में 7 लोग सवार थे, एक पर 3, एक पर 4, जिसमें से एक की मौत की खबर मिल रही है। पीछे कुत्ते और सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कामों की समीक्षा की है। कामों में गड़बड़ी पर सीएम योगी सख्त हुए। गड़बड़ी मिलने पर जवाबदेही तय होगी, सीएम योगी ने इस बात को कहा। जेई से लेकर चीफ इंजीनियर की जवाबदेही होगी। परियोजना समय से पूरी की जाए। परियोजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए। एग्रीमेंट के नियम तोड़ने पर कार्रवाई करने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर फर्म ब्लैकलिस्ट होंगे। अगर वो अपना काम सही तरीके से और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं, तो फिर जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है या फिर जिस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाली उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में अब फेरबदल कर दिया है। अब यहां पर 20 नवंबर को, यानी कि जितने 9 सीट हैं उन पर जो उपचुनाव होना था वो अब 13 की जगह 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती पहले की तरह यानी कि तय तारीख पर 23 नवंबर को कराई जाएगी। राजनीतिक दलों की ओर से ये आशंका जताई जा रही है कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। चुनाव की तारीख टालने पर अखिलेश यादव के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। चुनाव 10 दिन पहले हो या फिर बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हटाना, चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का फैसला है। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे इन्हें भरोसा नहीं, कहते हैं साहब मोदी जी चला रहे हैं। संसद पे इन्हें भरोसा नहीं, सरकार पे इन्हें भरोसा नहीं, और तो और इलेक्शन कमीशन पे इन्हें भरोसा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान ना करें अखिलेश जी। चुनाव 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद, जीतना जिसे है वो जीतेगा और हारना जिसे वो हारेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपनी हार की चिंता है। ठीक है, 10-15 दिन और खुश होने, रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूपी मदरसा एक्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अब यह फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजर होगी। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे चले, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। मारपीट में 12-13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के कुरैना कोठरा का है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 12 नामजद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में जो नामित अभियुक्त हैं, कुल 11 नामित अभियुक्त हैं, उसमें से 3 अभियुक्त किशन, पवन और राजकुमार को गिरफ्तार कर दिनांक 3/11/2024 को ही जेल भेज दिया गया है। शेष नामित 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके जेल रवाना किया जाएगा। बिजनौर में दुकानदार की बेटी को सिपाही से उधार के पैसे मांगना बहुत भारी पड़ गया। सिपाही और उसकी पत्नी ने दुकानदार की बेटी के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के साकेत कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि सिपाही पर करीब 4,500 रुपए का उधार हो गया था। कई बार कहने के बाद उसने 2,000 रुपए चुकाए, मगर 2,500 रुपए उसके तब भी बकाया थे और जब पैसे मांगे गए तो उसने मारपीट की। हमारे पैसे चाहिए थे। हमने लड़की तक फोन कराया तो हमने आते के साथ मार पिटाई की। किसके साथ मारपीट की? लड़की की तनु के साथ।
कौन है वो लोग मारने वाले? वो अंकित दीवान जी। बरेली में दरोगा पर 35,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। मामला मीरगंज थाना इलाके का है। हाईवे पर कुछ दिन पहले ढाबे पर मारपीट हुई थी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। मामले से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दलाल के जरिए रिश्वत ली गई। मामले में जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। और गोरखपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों पर तैयारी शुरू हो गई है। श्रद्धालु घाटों पर पहुंचकर पूजा की वेदी बना रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने छठ के मद्देनजर कई तरह के इंतजाम करने में जुटा हुआ है ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर एसडीआरएफ टीम और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी निगरानी के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। छठ गोरखपुर का ईस्टर्न यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। उसके लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ छठ पूजा होती है, जितने भी घाट हैं, वहाँ लाइटनिंग की व्यवस्था एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था एवं सीसीटीवी व्यवस्था के लिए जो घाट तक भ्रमण कर लिया गया है। और जो भी घाट पे पुलिस फोर्स के साथ पुलिस बल की ड्यूटी चार्ट बनना तैयार हो गया है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ सफिशिएंट पुलिस रहे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और साथ में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में भी पूरा छठ त्योहार रहेगा।